हेलो नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम आरबीआई असिस्टेंट मैनेजर राजभाषा का जो एग्ज़ाम होना है उसमें जो राजभाषा से संबंधित प्रश्न पूछे जाने हैं उसके लिए राजभाषा अधिनियम 1963 को कवर करने वाले हैं। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। राजभाषा अधिनियम 1963 जो है 10 मई 1963 को हुआ था ना। उन भाषाओं का जो संघ के राजकीय प्रयोजनों, संसद में कार्य के संव्यवहार, केंद्रीय और राज्य अधिनियमों और उच्च न्यायालयों में कतिपय प्रयोजनों के लिए प्रयोग में लाई जा सकेगी उपबंध करने के लिए अधिनियम। तो ये अधिनियम बनाए गए थे। भारत गणराज्य के 14वें वर्ष में संसद द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित होंगे। तो जो पहला अधिनियम है वो क्या कहता है? संक्षिप्त नाम और प्रारंभ। जो पहला अधिनियम है राजभाषा अधिनियम 1963 का, वो किसके बारे में बताता है? यह अधिनियम राजभाषा अधिनियम 1963 कहा जा सकेगा। इसमें धारा 3 जनवरी 1965 के 26वें दिन को प्रवृत्त होगी और इस अधिनियम के शेष उपबंध उस तारीख को प्रवृत्त होंगे जिसे केंद्रीय सरकार शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करे और इस अधिनियम के विभिन्न उपबंधों के लिए विभिन्न तारीखें नियत की जा सकेगी। जो पहला जो अधिनियम है उसमें क्या है? संक्षिप्त नाम है और इसके प्रारंभ के बारे में बताया गया है। जो दूसरा अधिनियम है वो क्या बताता है? परिभाषा है कि इस अधिनियम में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित ना हो तब तक नियत दिन से धारा 3 के संबंध में जनवरी 1965 का 26वां दिन अभिप्रेरित है। इस अधिनियम के लिए किसी अन्य उपबंध के संबंध में वह दिन अभिप्रेरित है जिस दिन का वह उपबंध प्रवृत्त होता है। दूसरा क्या है इसमें? हिंदी से वह हिंदी अभिप्रेरित है जिसकी लिपि देवनागरी है। इसमें परिभाषा बताइए जिसकी हिंदी की लिपि देवनागरी है। और ये कब से है? ये कब से होगा? धारा 3 के संबंध में जनवरी 1965 के 26वें दिन से अभी। ठीक है। अब जो तीसरा अधिनियम है वो बहुत इंपॉर्टेंट है और उससे हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जो तीसरा है उसमें क्या कहा गया है? संघ के राजकीय प्रयोजनों के लिए संसद में प्रयोग के लिए अंग्रेजी भाषा का रहना। संविधान के प्रारंभ से 15 वर्ष की कालावधि की समाप्ति पर हो जाने पर भी हिंदी के अतिरिक्त अंग्रेजी भाषा नियत दिन से ही, मतलब संविधान के प्रारंभ से 15 वर्ष की कालावधि समाप्त होने के बाद भी हिंदी के अतिरिक्त अंग्रेजी भाषा का भी प्रयोग होगा। अब इसमें क्या है? संघ के उन सब राजकीय प्रयोजनों के लिए जिनके लिए वह उस दिन से ठीक पहले प्रयोग में लाई जाती थी। जैसे कि पहले चला आ रहा था अंग्रेजी का प्रयोग, वैसे ही संविधान के 15 वर्ष के बाद भी वो प्रयोग में लाई जाएगी। संसद में कार्य के संव्यवहार के लिए प्रयोग में लाई जाती रहेगी, ये वही बात कह रहा है। परंतु संघ और किसी ऐसे राज्य के बीच जिसने हिंदी को अपनी राजभाषा के रूप में नहीं अपनाया है, पत्रादि प्रयोजनों के लिए अंग्रेजी भाषा प्रयोग में लाई जा सकेगी। मतलब अब ये इस लाइन में ये कह रहा है कि जिस राज्य ने अपनी राजभाषा हिंदी को नहीं अपनाया है उसमें पत्रादि जो होगी वो अंग्रेजी भाषा में प्रयोग में लाई जा सकेगी। परंतु यह और है कि जहाँ किसी ऐसे राज्य हैं जिसने हिंदी को अपनी राजभाषा के रूप में अपनाया है और किसी अन्य राज्य के हैं जिसने हिंदी को अपनी राजभाषा के रूप में नहीं अपनाया है, बीच पत्रादि के प्रयोजनों के लिए हिंदी को प्रयोग में लाया जाता है, वहाँ हिंदी में ऐसे पत्रादि के साथ साथ उसका अनुवाद अंग्रेजी भाषा में भेजा जाएगा। तो इसमें क्या है? जिसने अपनी भाषा हिंदी को अपना लिया है राजभाषा के रूप में और दूसरे राज्य को पत्रादि कर रहा है, वो किस में? हिंदी में कर रहा है, तो उसके साथ साथ जो है उसका अंग्रेजी अनुवाद भी भेजा जाएगा। परंतु यह और भी है कि इस उपधारा की किसी भी बात का यह अर्थ नहीं लगाया जाएगा कि किसी ऐसे राज्य को जिसने हिंदी को अपनी राजभाषा के रूप में नहीं अपनाया है, संघ के साथ या किसी ऐसे राज्य के साथ जिसने हिंदी को अपनी राजभाषा के रूप में अपनाया है या किसी अन्य राज्य के साथ उसकी सहमति से पत्रादि के प्रयोजनों के लिए हिंदी को प्रयोग में लाने से निर्वारित करती है और ऐसे किसी मामले में उस राज्य के साथ पत्रादि के प्रयोजनों के लिए अंग्रेजी भाषा का प्रयोग बाध्यकर ना होगा। तो इसमें कह रहा है कि किसी ऐसे राज्य को जिसने हिंदी को अपनी राजभाषा के रूप में नहीं अपनाया है, ठीक है, और संघ के साथ किसी ऐसे राज्य के साथ जिसने हिंदी को अपनी भाषा के रूप में अपनाया है या किसी ऐसे राज्य के साथ उसकी सहमति से पत्रादि जो है वो हिंदी में कर सकते हैं और लेकिन वो उसमें अंग्रेजी भाषा को
का प्रयोग उसमें बाध्यकर नहीं होगा। तो अब जो इसमें धारा 3(3) में जो है वो कुछ उपधारा है, जैसे ये धारा 3 की उपधारा 1 है और ये धारा 3 की उपधारा 2 है। अब 2 में जो 1 में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी जहाँ पत्रादि के प्रयोजनों के लिए हिंदी या अंग्रेजी भाषा, तो बस वही दिखा रहा है कि इसमें जो बातें कही गई हैं उसके होते हुए भी कि पत्रादि में क्या हिंदी या अंग्रेजी भाषा का प्रयोग केंद्र सरकार के एक मंत्रालय विभाग कार्यालय के दूसरे मंत्रालय विभाग या कार्यालय के बीच जो है अंग्रेजी या हिंदी भाषा का प्रयोग हो सकता है। केंद्र सरकार के एक मंत्रालय या विभाग या कार्यालय केंद्र सरकार के स्वामित्व या नियंत्रण में किसी निगम या कंपनी या उनके किसी कार्यालय के बीच, तो केंद्रीय सरकार के एक मंत्रालय या विभाग या कार्यालय से केंद्रीय सरकार के स्वामित्व या नियंत्रण में किसी निगम या कंपनी या उनके किसी कार्यालय के बीच जो पत्रादि है ये उसके बारे में बता रहा है, हिंदी या अंग्रेजी में किया जा सकता है। केंद्रीय सरकार के स्वामित्व में या नियंत्रण में किसी निगम या कंपनी या उसके किसी कार्यालय के किसी अन्य ऐसे निगम या कंपनी का कार्यालय के बीच जो है वो पत्रादि अंग्रेजी या हिंदी भाषा में हो सकती है। प्रयोग में लाई जाती है वह उस तारीख तक जब तक पूर्वोक्त संबंधित मंत्रालय विभाग कार्यालय निगम या कंपनी कर्मचारी वृंद हिंदी का कार्य साधक ज्ञान प्राप्त नहीं कर लेता। ऐसे पत्रादि का अनुवाद यथास्थिति अंग्रेजी भाषा या हिंदी में भी दिया जाएगा। तो इसमें ये कहा गया है कि जब तक ये सभी जो है कार्य साधक ज्ञान प्राप्त नहीं कर लेते तब तक क्या है जो उसका अनुवाद दिया जाएगा अंग्रेजी भाषा का हिंदी में और हिंदी भाषा के अंग्रेजी में। ठीक है, अब जो है जो सबसे इम्पोर्टेंट धारा है उसमें ये है धारा 3 की 3, ये जो उपधारा 3 है। तो इससे बहुत क्वेश्चन आते हैं कि धारा 3(3) में कितने दस्तावेज हैं, तो वो कितने हैं, वो 14 है। ठीक है, अब जो धारा 3(3) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी हिंदी और भाषा दोनों ही, तो जैसे जो धारा 3(3) के जो 14 दस्तावेज है उनमें कौन कौन से आते हैं, संकल्प, साधारण आदेश, नियम, अधिसूचनाएं, प्रशासनिक या अन्य प्रतिवेदन, प्रेस विज्ञप्तियां जो केंद्रीय सरकार या द्वारा या उसके किसी मंत्रालय द्वारा निकाली जाती है, विभाग या कार्यालय द्वारा केंद्रीय सरकार के स्वामित्व के नियंत्रण में किसी निगम या कंपनी द्वारा या ऐसे निगम किसी कार्यालय द्वारा निकाले जाते हैं, ये सब है। संसद के किसी सदन में के समक्ष रखे गए प्रशासनिक तथा अन्य प्रतिवेदन राजकीय कागज पत्रों के लिए। ठीक है, केंद्र सरकार या उसके किसी मंत्रालय विभाग या कार्यालय द्वारा उसकी ओर से या केंद्रीय सरकार के स्वामित्व के या नियंत्रण में किसी निगम या कंपनी द्वारा ऐसे निगम या कंपनी के कार्यालय द्वारा निष्पादित संविदाओं, ये एक संविदा है, करार है के लिए निकाली गई अनुज्ञप्तियाँ हैं, अनुज्ञा पत्र है, सूचनाएं हैं, निविदा प्रारूप है के प्रयोग में लाई जाएगी। तो ये सारे जो है वो 14 डॉक्यूमेंट्स हैं, ये संकल्प, साधारण आदेश, नियम, अधिसूचनाएं, प्रशासनिक या अन्य प्रतिवेदन, प्रेस विज्ञप्तियाँ। ठीक है, और जो ये संसद में किसी सदन में समक्ष रखे गए प्रशासनिक तथा अन्य प्रतिवेदन, ठीक है, संविदाएं, करार और अनुज्ञप्तियाँ, अनुज्ञा पत्र, सूचनाएं, निविदा, ये सब क्या है 14 जो है धारा 3(3) के जो है दस्तावेज है। अब जो धारा 3 की जो उपधारा 4 है उसमें क्या है कि धारा 1, 2 या 3 उपधारा जो ऊपर वर्णन की गई है कि उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना ही है कि केंद्र सरकार धारा 8 के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा उस भाषा या उन भाषाओं का उपबंध कर सकेगी जिसे या जिन्हें संघ के राजकीय प्रयोजनों के लिए जिसके अंतर्गत किसी मंत्रालय, विभाग, अनुभाग, कार्यालय का कार्यकरण है प्रयोग में लाया जाना है। ऐसे नियम बनाने में राजकीय कार्य के शीघ्रता और दक्षता के साथ निपटारे का तथा जनसाधारण के हितों की सम्यक ध्यान रखा जाएगा। इस प्रकार बनाए गए नियम विशिष्टता यह सुनिश्चित करेंगे कि जो व्यक्ति संघ के कार्यकलाप के संबंध में सेवा कर रहे हैं, जो या तो हिंदी में या अंग्रेजी में भाषा में प्रवीण है, वे प्रभारी रूप से अपना काम कर सकें और यह भी केवल इस आधार पर कि वो दोनों ही भाषाओं में प्रवीण नहीं है, उनका कोई अहित नहीं हो। बस इसमें यही कहा गया है कि जो या तो कोई हिंदी में या इंग्लिश में जो भी है वो अगर कार्य कर सकता है तो उनका बस अहित नहीं होना चाहिए, चाहे वो किसी भी भाषा में अपना कार्य कर रहे हैं। बस धारा 4 में एक है। और जो इसकी अधिनियम की जो धारा 8 है उसमें क्या है कि नियम बनाने की शक्ति के बारे में कहा गया है। ये जो धारा 8 है ना, इसमें नियम बनाने की शक्ति के बारे में बताया गया है। अब जो धारा 5 है वो क्या कहती है, ये धारा 3 की उपधारा 5 है
के खंड 1, खंड 2 उपबंध और उपबंध 2 में उपधारा 3 और उपधारा 4 के उपबंध तक प्रवृत्त बने रहेंगे जब तक कि उनमें वर्णित प्रयोजनों के लिए अंग्रेजी भाषा का प्रयोग समाप्त कर देने से ऐसे सभी राज्यों के विधानमंडलों द्वारा जिन्हें हिंदी को अपनी राजभाषा के रूप में नहीं अपनाया है, संकल्प पारित नहीं कर दिए जाते जब तक पूर्वोक्त संकल्पों पर विचार कर लेने के पश्चात ऐसी समाप्ति के लिए संसद के हर एक सदन द्वारा संकल्प पारित नहीं कर दिया जाता। तो इसमें एक आ गया है कि जब तक हिंदी को सभी विधानमंडलों द्वारा संकल्प से लागू नहीं किया जाता, जब संकल्प नहीं लिया जाता सभी विधानमंडलों द्वारा, तब तक क्या है, अंग्रेजी भाषा का भी प्रयोग होता रहेगा। तो ये धारा 3 की उपधारा 5 में इसमें कहा गया है। अब जो धारा 4 है उसमें क्या है, राजभाषा के संबंध में समिति। अब जो इससे भी क्वेश्चन आता है कि राजभाषा अधिनियम 1963 की धारा 4 में क्या कहा गया है, तो उसमें कहा गया है राजभाषा के संबंध में समिति जिस तारीख की को धारा 3 प्रवृत्त होती है उससे 10 वर्ष की समाप्ति के पश्चात और राजभाषा के संबंध में एक समिति इस विषय को संकल्प संसद के किसी भी सदन में राष्ट्रपति की पूर्व मंजूरी से प्रस्तावित और दोनों सदनों द्वारा पारित किए जाने पर गठित की जाएगी। तो बस यही बताया गया है कि जब धारा 3 प्रवृत्त होती है उससे 10 वर्ष के बाद क्या है, एक समिति का गठन राष्ट्रपति की पूर्व मंजूरी से प्रस्तावित दोनों सदनों से पारित किए जाने पर इस समिति का गठन किया जाएगा। अब इस समिति में जो सदस्य होंगे वो कितने होंगे, 30 सदस्य होंगे, जिनमें से 20 लोकसभा के सदस्य होंगे और 10 राज्यसभा के सदस्य होंगे। तो ये क्वेश्चन भी बार बार आता है कि राजभाषा की जो समिति है, संसदीय समिति, उसमें कितने सदस्य होते हैं और कौन कौन से होते हैं। तो उसमें ये भी पूछ सकते हैं कि लोकसभा के कितने सदस्य होते हैं और राज्यसभा के कितने होते हैं। तो जो राज्यसभा के वो 10 सदस्य होते हैं और जो 20 है वो लोकसभा के सदस्य होते हैं। ठीक है, जो लोकसभा के सदस्यों तथा राज्यसभा के सदस्यों द्वारा अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा निर्वाचित होंगे। तो इस पद्धति द्वारा ये जो है निर्वाचित इनको किया जाएगा। इस समिति का क्या कर्तव्य होगा कि वह संघ के राजकीय प्रयोजनों के लिए हिंदी के प्रयोग में की गई प्रगति का पुनर्विलोकन करे और उस पर सिफारिशें करते हुए राष्ट्रपति को प्रतिवेदन दे। मतलब ये उसको उस जो काम राजभाषा से संबंधित है उसे क्या हिंदी के प्रयोग में की गई प्रगति का पुनर्विलोकन करेंगे और फिर उसको राष्ट्रपति को सिफारिश अपनी पेश करेंगे प्रतिवेदन द्वारा। और फिर राष्ट्रपति क्या करेंगे कि उस प्रतिवेदन को संसद के प्रत्येक सदन में समक्ष रखवाएगा और सभी राज्य सरकारों को भिजवाएगा। अब जो इसका चौथा पॉइंट है वो क्या है, राष्ट्रपति उपधारा 3 में निर्दिष्ट प्रतिवेदन पर और उस पर राज्य सरकारों ने यदि कोई मत अभिव्यक्ति है तो उन पर विचार करने के पश्चात उस समस्त प्रतिवेदन के या उसके किसी भाग के अनुसार निर्देश निकाल सकेगा। तो मतलब क्या है, जो इसमें जो राष्ट्रपति प्रतिवेदन प्राप्त करेगा उसमें अगर कोई विचार है या उसके आधार पर वो क्या है अब एक निर्देश जारी कर सकता है। अब क्या है, जो 5वां जो धारा है राजभाषा अधिनियम 1963 की, उसमें क्या कहा गया है कि केंद्रीय अधिनियम आदि का प्राधिकृत हिंदी अनुवाद। अब ये भी पूछ लेते हैं कि धारा 5 किससे संबंधित है, तो वो क्या है, केंद्रीय अधिनियम आदि का प्राधिकृत हिंदी अनुवाद से नियत दिन को या उसके पश्चात शासकीय राजपत्र में राष्ट्रपति के प्राधिकार से प्रकाशित किसी केंद्रीय अधिनियम का या राष्ट्रपति द्वारा प्रख्यापित किसी अध्यादेश का अथवा संविधान के अधीन किसी केंद्रीय अधिनियम के अधीन निकाले गए आदेश, नियम, विनियम, उपविधि का हिंदी में अनुवाद उसका हिंदी में प्राधिकृत पाठ समझा जाएगा। मतलब जो केंद्रीय अधिनियम के अधीन निकाले गए जो कोई आदेश है, नियम है, विनियम है या उपविधि है, उसका क्या है हिंदी में अनुवाद उसका प्राधिकृत पाठ समझा जाएगा। अब नियत दिन से ही उन सब विधेयकों के जो संसद के किसी भी सदन में प्रस्तापित किए जाने हों, उन सब संशोधनों के जो उनके संबंध में संसद के किसी भी सदन में प्रस्तावित किए जाने हों, अंग्रेजी भाषा के प्राधिकृत पाठ के साथ साथ उनका हिंदी में अनुवाद भी होगा, जो ऐसी रीति से प्राधिकृत किया जाएगा जो इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा विहित की जाए। तो वो बोल रहा है कि जो अंग्रेजी में कोई प्राधिकृत पाठ भेजा जाएगा उसके साथ साथ हिंदी में उसका अनुवाद भी भेजा जाएगा।
अब जो छठी धारा है वो क्या कहती है, कतिपय दशाओं में अधिनियमों का प्राधिकृत हिंदी अनुवाद। अब वही पाँच पाँच की तरह ही है धारा। इसमें क्या है, जहाँ किसी राज्य के विधानमंडल ने उस राज्य के विधानमंडल द्वारा पारित अधिनियमों में अथवा उस राज्य के राज्यपाल द्वारा प्रख्यापित अध्यादेशों में प्रयोग के लिए हिंदी से भिन्न कोई भाषा विहित की है, वहाँ संविधान के अनुच्छेद 348 के खंड 3 द्वारा अपेक्षित अंग्रेजी भाषा में उसके अनुवाद के अतिरिक्त उसका हिंदी में अनुवाद उस राज्य के शासकीय राजपत्र में उस राज्य के राज्यपाल के प्राधिकार से नियत दिन को या उसके पश्चात प्रकाशित किया जा सकेगा, और ऐसी दशा में अधिनियम या अध्यादेश का हिंदी में अनुवाद हिंदी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जाएगा। तो जो पहले था वो किस में था, केंद्रीय अधिनियम या राष्ट्रपति द्वारा प्रख्यापित किसी अध्यादेश का था। अब इसमें क्या है कि ये राज्य के बारे में बात कर रहा है कि किसी राज्य के विधानमंडल में, वही सेम कि विधानमंडल में जो अधिनियम वगैरह होंगे उनका जो किसी भी भाषा में उसका जो पाठ होगा और उसको अंग्रेजी भाषा में उसके अनुवाद के अतिरिक्त उसका हिंदी में भी अनुवाद क्या है दिया जाएगा। अब जो 7वां जो धारा है वो किसके बारे में, उच्च न्यायालयों के निर्णयों आदि में हिंदी या अन्य राजभाषा का वैकल्पिक प्रयोग। नियत दिन से ही या तत्पश्चात किसी भी दिन से किसी राज्य का राज्यपाल राष्ट्रपति की पूर्व सम्मति से अंग्रेजी भाषा के अतिरिक्त हिंदी या उस राज्य की राजभाषा का प्रयोग उस राज्य के उच्च न्यायालय द्वारा पारित किए या दिए गए किसी निर्णय, डिक्री या आदेश के प्रयोजन के लिए प्राधिकृत कर सकेगा, और जहाँ कोई निर्णय, डिक्री या आदेश अंग्रेजी भाषा से भिन्न ऐसी किसी भाषा में पारित किया जाता है, वहाँ उसके साथ साथ उच्च न्यायालय के प्राधिकार से निकाला गया अंग्रेजी भाषा में उसका अनुवाद भी होगा। तो बस यही है कि उसमें जो किसी में इंग्लिश में अगर वो अंग्रेजी भाषा के अतिरिक्त हिंदी में या उस राज्य की राजभाषा में अगर कोई उच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय या डिक्री या आदेश कोई दिया जाता है तो उसके साथ साथ किसका अंग्रेजी भाषा का अनुवाद भी उसके साथ देना होगा। अब जो है वो है 8वीं धारा। अब जो मैंने ऊपर बताया था कि नियम बनाने की शक्ति, ये वाला इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये पूछते हैं कि सभी ये राजभाषा अधिनियम 1963 में जो धारा 8 है वो किसके संबंध में है, तो वो है नियम बनाने की शक्ति के संबंध में। तो केंद्र सरकार के इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए नियम शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा बना सकेगी, मतलब शासकीय राजपत्र में अधिसूचना देकर वह नियम बना सकती है। अब इस धारा के अधीन बनाया गया हर नियम बनाए जाने के पश्चात यथाशक्य शीघ्र संसद के हर एक सदन के समक्ष उस समय जब तक वह सत्र में हो, कुल मिलाकर 3 दिन की कालावधि के लिए जो एक सत्र में या 2 समवर्ती सत्रों में समाविष्ट हो सकेगी रखा जाएगा, और यदि उस सत्र के जिसमें वह ऐसा रखा हो या ठीक पश्चावर्ती सत्र के अवसान के पूर्व दोनों सदनों उस नियम के उपांतर करने के सहमत हो, दोनों सदन में सहमत हो जाए कि वह नियम बनाया जाना चाहिए, तत्पश्चात यथास्थिति वह ऐसे नियम रूपांतरित प्रयोग प्रभावशाली होगा, उसका कोई भी प्रभाव ना होगा, किंतु इस प्रकार ऐसा कोई उपांतर या बातिलकरण उस नियम के अधीन पहले की किसी बात को विधि मान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना होगा। तो अब इसमें ये जो बातें कही गई है तो ये ज़्यादा इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बस एग्ज़ाम में क्या पूछा जाता है कि नियम बनाने की शक्ति किस धारा में है, तो धारा 8 राजभाषा नियम 1963 अधिनियम 1963, बस इतना, ये इतना गहराई तक नहीं पूछा जाएगा। अब जो धारा 9 है वो किसके बारे में, कतिपय उपबंधों का जम्मू कश्मीर में लागू ना होना। जो धारा 6 और धारा 7 है उनका जो है जम्मू कश्मीर में लागू नहीं होगी। जो धारा 6 ये कतिपय दशाओं में अधिनियमों का प्राधिकृत अनुवाद जो कि राज्य के विधानमंडल से संबंधित थी, और दूसरा उच्च न्यायालय की जो भाषा थी ना उससे संबंधित जो धारा 9 धारा 7 थी। धारा 6 और धारा 7 का क्या है, वो धारा 9 में बताया गया है कि ये जो है जम्मू कश्मीर में लागू नहीं होंगी। जो एग्ज़ाम में पूछा जाता है वो बस इतना ही पूछा जाएगा आपसे कि कौन से इंपॉर्टेंट है। तो इम्पोर्टेंट में आप बस यही कर लेना कि बस आपको पता होने चाहिए कि धारा 1 में क्या गया है, क्या कहा गया है, संक्षिप्त नाम और प्रारंभ के बारे में बताया गया है। धारा 2 में जो है वो परिभाषाएं बताई गई हैं। अब जो धारा 3 है वो सबसे इम्पोर्टेंट है। धारा 3 की भी जो सबसे इम्पोर्टेंट धारा है वो है धारा 3 की 3। ये तो आपसे पूछा ही पूछा जाएगा
जो धारा तीन है, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये आपसे पूछना ही पूछना है। इसमें कितने दस्तावेज होते हैं? 14। और कौन कौन से होते हैं? संकल्प, साधारण आदेश, नियम, अधिसूचनाएं, प्रशासन के अन्य प्रतिवेदन, प्रेस विज्ञप्तियाँ, ठीक है। और ये जो संसद के किसी सदन में समक्ष रखे गए प्रशासन के अन्य प्रतिवेदन या राजकीय कागज पत्रों के लिए, और क्या संविदाएँ हैं, करार है, ठीक है, अनुज्ञप्तियाँ, अनुज्ञा पत्र, सूचनाएं, निविदा, ये सब है धारा 14, मतलब धारा 3(3) के जो 14 दस्तावेज है वो। फिर जो पूछेगा आपसे धारा 4 में क्या है, वो आप बता दो कि राजभाषा के संबंध में समिति, ये पूछ सकते हैं कि राजभाषा के संबंध में समिति किस में है? धारा 4 में, राजभाषा अधिनियम 1963। फिर जो धारा 5 में क्या है? केंद्रीय अधिनियम आदि का प्राधिकृत हिंदी अनुवाद, तो ये इतना ज़्यादा नहीं है, ये भी नहीं है। छठा, 8वां बहुत इंपॉर्टेंट है, 7वां भी इतना नहीं है, 8वां ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें पूछता है कि नियम बनाने की शक्ति इसमें धारा 8 में। और फिर धारा 9 में क्या है कि जो धारा 6 और धारा 7 है वो जम्मू कश्मीर में लागू नहीं होगी। बस, तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। और ये जो PDF है, इसका जो लिंक है मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर दे दूँगा, और टेलीग्राम चैनल का लिंक मेरे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो वहाँ से आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।